समुद्री डाकुओं ने स्पेनिश जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। परिणामतः स्पेन और इंग्लैंड में भयंकर जल युद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा और इस पराजय के बाद स्पेन उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा न हो पाया। और 1578 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने अपने अनुभवी सरदार हम्फ्री गिलबर्ट को आदेश दिया कि वह दूर दूर तक के उन सभी प्रदेशों को बसाकर अपने अधिकार में ले जो अभी तक किसी ईसाई राजा के अधीन नहीं है। गिलबर्ट का साहसिक अभियान न्यूफाउंडलैंड तक गया, परंतु उसका यह अभियान असफल रहा और वापसी में गिलबर्ट की मृत्यु हुई। इस घटना के 6 वर्ष बाद एलिजाबेथ ने सर वॉल्टर रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेज बस्ती बसाने की अनुमति दे दी। इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया और 1585 से 1587 के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का सफल प्रयास भी किया। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लायमाउथ की कंपनियों को यह अनुमति दी कि वे कुछ निश्चित प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करें। लाभ के लिए व्यापार भी कर सकते हैं। लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया था वह आज के न्यूयॉर्क नगर से लेकर दक्षिण में कैरोलिना तक फैला हुआ था और प्लिमथ कंपनी को आज के उत्तरी न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क राज्य में पॉटोमैक नदी के बीच का क्षेत्र दिया गया। 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र के जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नाम की बस्ती बसाई थी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी जो कि लंदन की कंपनी के द्वारा स्थापित की गई। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग मर भी गए, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावना ने शेष लोगों को जमे रहने के लिए प्रेरित किया था। जेम्सटाउन की स्थापना के पश्चात अंग्रेजों ने धीरे धीरे अन्य बस्तियां कायम की, जिसमें 1620 ईस्वी में न्यू इंग्लैंड की काउंसिल को बस्ती बसाने का आज्ञा पत्र मिला। 1629 में मैसाचुसेट्स की कंपनी को आज्ञा पत्र मिला। यहाँ पर बसने वाले फार्मिक लोगों को यात्री के नाम से पुकारा जाता है। ये लोग मे फ्लावर नामक एक छोटे से जहाज में वहां पर पहुंचे थे। ये सभी लोग प्यूरिटन थे और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताने के लिए नए संसार में गए थे। 1632 ईस्वी में लॉर्ड बाल्टीमोर को उपनिवेश बसाने का आज्ञा पत्र मिला और उसने मैरीलैंड की बस्ती बसाई। 1633 में कैरोलिना उपनिवेश बसाया गया। 1681 में विलियम फेन ने पेंसिल्वेनिया बस्ती की नींव रखी। इस प्रकार उपनिवेशों की संख्या में वृद्धि होती चली गई और कुल बने 13 उपनिवेश, अंततः संयुक्त राज्य बने। इसमें आता है न्यू हैम्पशायर, मैसाचुसेट्स, रोड आइलैंड, कनेटिकट, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिण कैरोलिना और जॉर्जिया। उपनिवेश बसने के कारण क्या रहे? अब हम वो देखेंगे कि अपनी मातृभूमि को छोड़कर सामुद्रिक यात्राओं की विषम कष्टपूर्ण यात्राएं सहकर भी क्या कारण रहे कि लोग अमेरिकी उपनिवेश में आकर बसना चाहते थे। डॉक्टर बनारसी प्रसाद सक्सेना 4 प्रमुख कारण बताते हैं कि पहला, यूरोप में होने वाले निरंतर और जनसंहार युद्धों में से मुक्ति प्राप्त करने की आशा से वे जहां पर बसे। दूसरा, वे बताते हैं कि उस भयंकर परिपाटी से बचने की आशा जिसके अंतर्गत निर्धन लोगों को पकड़कर युद्धों में भाग लेने हेतु उनको अमीरों और सत्ताधारियों के हाथ बेच दिया जाता था। तीसरा, यह आशा कि नई दुनिया में पहुंचकर ईमानदारी से कारोबार का अवसर प्राप्त हो सकेगा और इसके द्वारा जो लाभ प्राप्त होगा उससे वे लोग अपनी संतानों के लिए मकान बना सकेंगे। और चौथा कारण है यह अभिलाषा कि धार्मिक तथा सांप्रदायिक अत्याचार एवं उत्पीड़न से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से वे ईश्वर की आराधना कर सकेंगे, जहां पर न तो चर्च का दबाव होगा और न सरकारी कर्मचारियों का। अधिकांश यूरोपियंस देश छोड़कर उपनिवेशों में बसने वाले लोग ने अपना घर इसलिए भी छोड़ा था क्योंकि उन्हें यहाँ अधिक आर्थिक अवसर मिल सकने की संभावना थी।
इस प्रेरणा को बहुधा धार्मिक स्वतंत्रता की लालसा तथा राजनीतिक उत्पीड़न से बचकर भागने के दृढ़ संकल्प ने और भी अधिक बल प्रदान किया। 1620 ईस्वी में से लेकर 1635 ईस्वी तक की अवधि में इंग्लैंड के अधिकांश लोगों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। बहुत से लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं हो पाता था। कुशल कारीगर भी किसी भांति ही अपनी आजीविका चला पाते थे। खराब फसलों ने लोगों की कठिनाइयां और बढ़ा दी, अतः ऐसे बहुत से लोग नए संसार में बसने को उत्सुक हुए। परंतु ऐसे लोगों में कुछ ऐसे भी थे जो अपने परिवार का मार्ग व्यय तथा नए देश में जीवन प्रारंभ करने का भार उठा सकें। अन्य लोगों का भार उपनिवेश स्थापित करने वाली कंपनियां उठाती थी। इसके बदले में उपनिवेशियों को एक निश्चित समय तक कंपनी के लिए मजदूरी करनी पड़ती थी। अवधि समाप्ति के बाद वे स्वतंत्र हो जाते थे। अमेरिकी उपनिवेश में इस प्रकार के अवस्था में काम करने वालों को समाज में किसी प्रकार की किसी भी दृष्टि से हीन नहीं समझा जाता था। 16वीं से लेकर 17वीं शताब्दी का धार्मिक उथल पुथल ने बहुत से लोगों को अपना देश छोड़ने के लिए विवश किया। मैसाचुसेट्स के समीप प्लिमथ उपनिवेश की स्थापना करने वाले प्यूरिटन अंग्रेजी थे जो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही इंग्लैंड से चले गए थे। मैसाचुसेट्स की स्थापना भी प्यूरिटन लोगों ने की थी। विलियम पेन और उसके साथी क्वेकरों ने धार्मिक दृष्टि से ही पेंसिल्वेनिया की स्थापना भी की थी। कैथोलिकों ने मैरीलैंड को आबाद किया। इस प्रकार उपनिवेशों में विभिन्न संप्रदायों के लोग अलग अलग क्षेत्रों में जा बसे थे। राजनीतिक कारण यदि हम देखें धार्मिक कारणों के पश्चात, तो कुछ लोगों ने देश छोड़ा था राजनीतिक कारणों की वजह से। 1630 के दशक में इंग्लैंड की चार्ल्स प्रथम के स्वेच्छाचारी शासन से तंग होकर लोग उपनिवेश में आ बसे। ओलिवर क्रॉमवेल के शासन में राजा के सहायक सरदार और उसके अनुयायी भाग्य आजमाने के लिए उपनिवेश में आकर बसे। जर्मन राजाओं की निरंकुशता ने बहुत से जर्मनों को उपनिवेश में बसने के लिए प्रेरित किया था। इस प्रकार अनेक कारण से प्रभावित होकर लोग उपनिवेशों की ओर प्रेरित हुए थे, परंतु उन सब में किसी न किसी प्रकार का असंतोष अवश्य रहा और वे सभी लोग प्रारंभ से ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पुजारी रहे। औपनिवेशिक विकास की सभी अवस्थाओं में एक आश्चर्यजनक विशेषता यह भी रही कि उन पर अंग्रेजी सरकार के प्रभाव और नियंत्रण का अभाव था। 1651 ईस्वी में ब्रिटेन की सरकार ने उपनिवेशियों के आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिए समय समय पर कानून बनाए, परंतु उन्हें लागू करने की पूरी चेष्टा नहीं की गई। समुद्री डाकुओं ने स्पेनिश जहाजों को लूटना शुरू कर दिया। परिणामतः स्पेन और इंग्लैंड में भयंकर जलयुद्ध हुआ, जिसमें इंग्लैंड विजयी रहा और इस पराजय के बाद स्पेन उत्तरी अमेरिका के तट के आधिपत्य के लिए अंग्रेजों के मुकाबले में खड़ा न हो पाया। और 1578 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने अपने अनुभवी सरदार हम्फ्री गिलबर्ट को आदेश दिया कि वह दूर दूर तक के उन सभी प्रदेशों को बसाकर अपने अधिकार में ले जो अभी तक किसी ईसाई राजा के अधीन नहीं है। गिलबर्ट का साहसिक अभियान न्यू फाउंडलैंड तक गया, परंतु उसका यह अभियान असफल रहा और वापसी में गिलबर्ट की मृत्यु हुई। इस घटना के 6 वर्ष बाद एलिजाबेथ ने सर वॉल्टर रेले को उत्तर में सेंट लॉरेंस नदी और दक्षिण में फ्लोरिडा के बीच के प्रदेश में अंग्रेज बस्ती बसाने की अनुमति दे दी। इस क्षेत्र का नाम वर्जीनिया रखा गया और 1585 से 1587 के मध्य अंग्रेजों ने उत्तरी कैरोलिना के तट पर बस्ती बसाने का सफल प्रयास भी किया। 1606 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने लंदन और प्लायमाउथ की कंपनियों को यह अनुमति दी कि वे कुछ निश्चित प्रदेशों में अपने उपनिवेश स्थापित करें। लाभ के लिए व्यापार भी कर सकते हैं। लंदन कंपनी को जो क्षेत्र दिया गया था वह आज के न्यूयॉर्क नगर से लेकर दक्षिण में कैरोलिना तक फैला हुआ था और प्लिमथ कंपनी को आज के उत्तरी न्यू इंग्लैंड और न्यूयॉर्क राज्य में पॉटोमैक नदी के बीच का क्षेत्र दिया गया। 1607 ईस्वी में कप्तान क्रिस्टोफर न्यूपोर्ट के नेतृत्व में 120 अंग्रेजों ने वर्जीनिया क्षेत्र के जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नाम की बस्ती बसाई थी।
यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजों की पहली स्थायी बस्ती थी, जो कि लंदन की कंपनी के द्वारा स्थापित की गई। यद्यपि इस पहली बस्ती के लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और कुछ ही दिनों में उनमें से 3/4 लोग मर भी गए, परंतु तंबाकू की व्यापारिक संभावना ने शेष लोगों को जमे रहने के लिए प्रेरित किया था। जेम्सटाउन की स्थापना के पश्चात अंग्रेजों ने धीरे धीरे अन्य बस्तियां कायम की, जिसमें 1620 ईस्वी में न्यू इंग्लैंड की काउंसिल को बस्ती बसाने का आज्ञा पत्र मिला। 1629 में मैसाचुसेट्स की कंपनी को आज्ञा पत्र मिला। यहाँ पर बसने वाले प्रारंभिक लोगों को यात्री के नाम से पुकारा जाता है। ये लोग मे फ्लावर नामक एक छोटे से जहाज में वहां पर पहुंचे थे। ये सभी लोग प्यूरिटन थे और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन बिताने के लिए नए संसार में गए थे। 1632 ईस्वी में लॉर्ड बाल्टीमोर को उपनिवेश बसाने का आज्ञा पत्र मिला और उसने मैरीलैंड की बस्ती बसाई। 1633 में कैरोलिना उपनिवेश